नकली दुल्हन। एक गांव में नीरज नाम का एक शैतान लड़का रहता था। नीरज लड़की की आवाज बोल लेता था। वह अक्सर साड़ी पहनकर और मुंह ढककर किसी दुकान पर चला जाता था। पंडित जी, जरा 1 किलो वाला काजू वाला नमकीन का पैकेट दे देना। ये लो काजू वाली नमकीन का पैकेट, 450 रुपए हुए। पैसे राधेश्याम मामा के खाते में लिख लेना। माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। राधेश्याम दूध वाले को जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ। मैं उनकी भांजी हूँ। गांव में कुछ दिन रुकने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगले दिन जब राधेश्याम दूध वाला पंडित की दुकान पर पहुँचा, तो पंडित ने उससे पैसे मांगे। मेरी कोई भांजी नहीं, तुम्हें जरूर नीरज ने लड़की बनकर उल्लू बना दिया। नीरज इसी तरह गांव के दुकानदारों को ठगता था। काजू वाली नमकीन खाकर तो मजा ही आ गया। अब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। किसी हलवाई को उल्लू बनाया जाए। नुक्कड़ वाला हलवाई। नहीं, उसे तो मैं ठग चुका हूँ। रामलाल हलवाई, नहीं, उससे भी मैं रबड़ी ले चुका हूँ। लग रहा है अब इस गांव में कोई बचा ही नहीं। नीरज अपने पड़ोस के गांव में गया और वहाँ भी उसने अपनी लड़की की आवाज का फायदा उठाकर खूब मजे किए। लेकिन इस तरह छोटी मोटी लूटों से उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थीं। अब ये खाने पीने की छोटी मोटी चीजें ठगने में कोई मजा नहीं आ रहा। कोई बड़ा दांव मारना पड़ेगा, वरना मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। नीरज ने नकली बाल खरीदे और ब्यूटी पार्लर जाकर लड़कियों जैसा मेकअप भी करवा लिया। फिर उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया। तू तो बिल्कुल लड़की लग रहा है, कसम से। मेरी बात ध्यान से सुन। तू मेरा बड़ा भाई बनकर नंदपुर गांव में जा। सुना है वहाँ बहुत अमीर लोग रहते हैं। तू गांव जाकर मेरी शादी की बात करना। जितना माल मिलेगा उसमें से 30% तेरा होगा। नीरज का दोस्त दीपक नंदपुर के सबसे अमीर सेठ के घर नीरज का रिश्ता लेकर गया। हमारे माता पिता तो रहे नहीं, बस एक बहन है। उसकी शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाए और मैं अमरनाथ की यात्रा पर निकल जाऊं। मेरी बहन न केवल सुंदर है बल्कि 36 गुणों से संपन्न भी है। सेठ का लड़का नीरज को देखते ही उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मुझे आपकी बहन पसंद है। दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। सेठ ने अपने लड़के की नीरज के साथ खूब धूमधाम से शादी कर दी। सुहागरात वाले दिन नीरज लड़के से बोला, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी लेकर आ। नीरज ने दूध में बेहोशी की दवा मिला दी। दूध पीते ही लड़का बेहोश हो गया। लड़के का पिता शादी के बाद बहुत थक चुका था, इसलिए घोड़े बेचकर सो रहा था। नीरज ने पूरे घर में जितने गहने, जेवर, रुपया था, सब एक कपड़े में बांधा और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मजा आ गया। हमारी योजना काम कर गई। अब इसी तरह हम और भी गांव जाएंगे और अमीर लोगों को लूटेंगे। इस तरह नीरज अलग अलग गांव में जाकर गांव के अमीर लड़कों से शादी करता और सुहागरात वाले दिन उनकी धन दौलत लेकर गायब हो जाता। एक दिन आसपास के गांव के सरपंचों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में नीरज के गांव के सरपंच भी उपस्थित थे। भाइयों, एक अजीब समस्या आ पड़ी है। एक लड़का है जो लड़की बनकर गांव के अमीर लड़कों से शादी करता है और फिर उन्हें लूट लेता है। क्या आप लोगों के गांव में भी ऐसी घटना हुई है? सिर्फ एक सरपंच को छोड़कर बाकी सभी ने हाँ में सिर हिलाया। वो लड़का मेरे गांव का है। उसका नाम नीरज है। लड़की जैसा चेहरा और लड़की की आवाज में भी बोल देता है। वो इसी का फायदा उठा रहा है। आप में से किसी के गांव में भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है? एक सरपंच ने हाथ खड़ा किया। भाई साहब, अगला नंबर फिर आपका ही होना चाहिए। नीरज को पकड़ने के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए। जो गांव छूट गया था, दीपक उसी गांव में एक सेठ के घर नीरज का रिश्ता लेकर पहुंचा। सेठ जी, हमारे माता पिता तो रहे नहीं, बस एक बहन है। उसकी शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाए और मैं अमरनाथ की यात्रा पर निकल जाऊं। मेरी बहन न केवल सुंदर है बल्कि 36 गुणों से संपन्न भी है। अच्छा, जरा अपनी बहन को दिखाओ तो सही। नीरज लड़की के रूप में
सेठ के सामने आता है। सेठ ने नीरज के सिर का पल्लू हटाया और उसके नकली बाल खींच दिए। नीरज की पोल खुल गई। गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। आज पकड़े गए बच्चू, इसने हम लोगों को खूब लूटा है। बताओ गांव वालों, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो गांव वालों, मैंने तो बस कुछ पैसों के लिए ये किया, मुझे माफ कर दो। इसकी सजा यही है कि ये 3 साल तक लड़की के रूप में ही रहेगा। अगर कभी भी ये अपने असली रूप में दिखाई दे तो इसके पिछवाड़े पर लाठियां पेलना। राशिका की जन्म से ही नाक नहीं थी, लेकिन यह बात उसके परिवार के अलावा और किसी को पता नहीं थी। राशिका के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इस लड़की ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो इसकी नाक ही नहीं है? अब इसकी शादी कैसे होगी? माँ, इसके लिए कोई नक कटा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। शादी की कोई चिंता नहीं है। राम स्वरूप अपने लड़के की शादी करना चाहता है। उसे बस 5 लाख चाहिए। लड़की कैसी भी हो शादी कर लेगा। और उनके लड़के ने कोई कमी निकाली तो? उनका लड़का अपने पिता से बहुत डरता है। उसकी अपने पिता की मर्जी के आगे कुछ हिम्मत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो हो गई। अगले दिन राम स्वरूप अपने लड़के के साथ राशिका के घर आया। राशिका ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। भाई साहब, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो रिश्ता पक्का समझो। मुझे अभी 5 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूँ। पिताजी, मैं एक बार लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि लड़की बहुत शर्मीली है और हमें ऐसी ही सीधी साधी शर्मीली लड़की चाहिए। मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी तेरी माँ को देखा नहीं था। राशिका की राम स्वरूप के लड़के रमन से शादी हो जाती है। राशिका अपने ससुराल में हमेशा घूंघट डाले रहती। रमन जब भी उसका घूंघट हटाना चाहता तो वह किसी न किसी काम के बहाने उठकर चली जाती। रशिका, आज घर में कोई नहीं है, आज तो अपना चेहरा दिखा दो। अब पिताजी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यहीं पास की दुकान पर गए हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे बिना घूंघट के देख लिया तो बहुत डांटेंगे। राशिका जब कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतें उसे टोकती। बहू, तुझे इस गांव में आए कितने दिन हो गए हैं, आज तक किसी ने तेरा चेहरा नहीं देखा, इतना भी क्या शर्माना? वो बहू हूँ, खुला मुंह लेकर थोड़े ना घूमूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे बेशर्मों की तरह घूमना नहीं सिखाया। गांव के लोग रमन को चिढ़ाते। अरे रमन भैया, इस जन्म में अपनी बहू का चेहरा देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? माई, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, तभी तो बहू अपना चेहरा नहीं दिखाती, वरना इतने दिनों तक कोई अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखेगा? गांव वालों की बातें सुनकर रमन को भी शक होने लगा। आज मैं घर जाकर रशिका का घूंघट उठाकर ही रहूंगा। रमन उस रात सोने का नाटक करता है, लेकिन सोता नहीं है। जब उसने देखा कि राशिका गहरी नींद में सो गई है, तो रमन ने राशिका का घूंघट हटाया। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, इसकी तो नाक ही नहीं है, इसके घर वालों ने मुझे धोखा दिया। रमन अगले दिन सारी बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मेरी शादी एक बिना नाक वाली लड़की से हो गई। रशिका के परिवार ने हमें धोखा दिया। अरे, तुझे उसकी नाक से क्या लेना देना? मैंने रशिका के पिता से जो पैसे लिए थे वो अब खर्च भी हो चुके हैं। अब जैसी भी बहू है उसी के साथ रहे। वैसे भी तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तेरी शादी हो गई यही बहुत है, वरना कौन तुझ जैसे लड़के के लिए 5 लाख देगा? रमन ने अपने पिताजी की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह राशिका से कोई नाता नहीं रखेगा। मैंने खाना लगा दिया है, खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई कि रमन की बहू की नाक नहीं है। रमन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर जाता
लोग उसका मजाक बनाते। रमन, तुम्हारी बहू जरूर पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा रही होगी। फूटे भाग्य तुम्हारे जो तुम्हें नक कटी बहू मिली। मैंने अपने लड़के की शादी की है, बहुत सुंदर बहू आई है हमारे घर में। जब रात में रमन घर पहुंचा तो राशिका उससे बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरी नाक नहीं है, लेकिन मुझे नौकर की तरह अपने घर रख लो। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। बस मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगी, कहीं भी बाहर कोने में पड़ी रहूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। राशिका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में एक भयानक महामारी फैली। महामारी का कीटाणु नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता था। रमन और उसका परिवार भी महामारी की चपेट में आ गया। राशिका की नाक नहीं थी, इसलिए वह बच गई। राशिका को जब पता लगा कि रमन बीमार है तो वह तुरंत अपने ससुराल पहुंच गई। उसने रमन और उसके पूरे परिवार की बहुत सेवा की। साथ में गांव के लोगों की भी महामारी के दौरान सेवा की। कुछ महीनों बाद रमन स्वस्थ हो गया। मुझे माफ करना रशिका, मैंने तुम्हें घर में रहने की जगह भी नहीं दी और तुमने मेरी इतनी सेवा की। माफी तो मुझे और मेरे घर वालों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना चेहरा दिखाए बिना ही आपसे शादी कर ली। गांव के सरपंच राशिका को पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि उसने महामारी के दौरान लोगों की मदद की थी। रमन अब राशिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बाकी लोगों की तरह राशिका की भी नाक होती तो वह भी बीमार पड़ जाती और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।